हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका एक नए वीडियो में। और आज का हमारे वीडियो होगा पॉलिटी के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा हिस्ट्री का वीडियो, जैसा कि मैंने 45 मिनट का वीडियो बनाया था और हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर किया था बहुत बेहतरीन तरीके से। जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा, मैं ये गारंटी देता हूं कि उन 3 चैप्टर से कोई भी सवाल अगर एमसीक्यू वाले एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से उत्तर कर पाएंगे। ओके, उसी तरह से ये जो हमारा वीडियो है पॉलिटी फॉर ऑल एग्जाम मैंने लिखा है। हालांकि जो हमारा सीरीज चल रहा है, वीकली टारगेट का सीरीज चल रहा है, जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो वो देखे जाके। वीकली टारगेट जो हमारा है ये बीपीएससी 70 को लेके है ना, बीपीएससी 7 जो 17वीं आ रही है उसको लेके हमने वीकली टारगेट करके पूरा सिलेबस कवर कराएंगे फॉर द प्रीलिम्स फॉर द मेंस। आप लोगों ने देखा होगा तो आज ही हमारा वीक 3 का वीडियो आया है और उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे जो आप लोग मैंने आपको बता दिया है। ये वीकली टारगेट सेकंड में हम लोगों ने जो टॉपिक्स को रखा था पॉलिटी के, उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है वो ये था, है ना, संवैधानिक विकास के क्रम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो भारत में हुए वो कैसे कैसे किस किस एक्ट के थ्रू हुए, उन चीजों को हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। और ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये तो सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये सारे एक्ट, बट सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर द मेंस, क्योंकि मेंस बीपीएससी ने पिछले 2 एग्जाम 68 और 69 बीपीएससी में ये सवाल पूछा है 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में समझाएं। उसके बाद 1892 पूछा इस बार, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम से सवाल आ सकता है। तो उन सारे अधिनियम को बहुत ही बारीकी से कवर करेंगे जो मेंस में भी काम देगा, प्रीलिम्स में तो काम देगा, या कोई भी एग्जाम हो उसमें काम देगा। हमने इसमें एनसीईआरटी फैक्ट्स को भी रखा है और एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब एग्जाम में से सवाल छूटेगा नहीं। मैंने इन सारे टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा कि कोई सवाल छूटने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस चीज को पूरे तरीके से देखना है, मतलब फुल वीडियो को कभी भी स्टार्ट करें तो पूरा वीडियो देखें, सामने रखें लक्ष्मीकांत बुक, क्योंकि बुक रखेंगे तो आप अंडरलाइन कर पाएंगे। रिवीजन के समय में आपको बुक हेल्प करेगा, या कॉपी रखें नोट्स बनाइए वो हेल्प करेगा। बार बार वीडियो देखना नहीं है, वीडियो वन टाइम वाचिंग में बार बोलता, वीडियो को एक बार देखिए, समझ की चीजों को देखिए, सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं ये बार बताता हूं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करें। संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास चालू करने से पहले हम बैकग्राउंड जानेंगे, कैसे संविधान बन गया भाई। बैकग्राउंड जानने से पहले हम समझेंगे एक बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जिसने भारत को लूटा, और इस चीज को समझें कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था अभी हाल में ही, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया एनसीईआरटी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता है कि 1600 में दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, है ना। एक ग्रुप बना, एक व्यापारियों का ग्रुप बना 1600 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में ट्रेड करने के लिए, है ना, ईस्ट में ट्रेड करने के लिए मर्चेंट एडवेंचरस ट्रेडिंग ईस्ट करके कंपनी बनी। ईस्ट में हम जा रहे हैं ट्रेडिंग करने, महारानी जी हमें दीजिए क्या, मोनोपोली दीजिए, चार्टर दीजिए। चार्टर में क्या था कि हमको दीजिए एकाधिकार। एकाधिकार मतलब हम जा रहे हैं कंपनी करने, ईस्ट इंडिया कंपनी हम जा रहे हैं, आप किसी और कंपनी को मत भेजिएगा इंग्लैंड से शासन कर, इंग्लैंड से किसी भी और कंपनी को ट्रेडिंग करने के लिए ईस्ट में नहीं भेजना है ना, इधर नहीं भेजना है। ये मोनोपोली लेके आई। और जैसा कि आपको पता है 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करती है धीरे धीरे, और 1608 से लेकर 1707 तक के ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग मतलब सामान यहां से खरीद रही है ना, सामान यहां से खरीद रही है और वहां पे बेच रही है, मतलब ट्रेडिंग का काम, सेलिंग बाइंग का काम कर रही है, बाय एंड सेल का काम कर रही है। इसके अलावा नथिंग। ये सपना भी नहीं देख रही कि हमको शासक करना है, सपना भी नहीं देख रही कि हम शासक बनेंगे, सपना भी नहीं देख रही कि हम गुलाम बनाएंगे, बस ओनली ट्रेडिंग कंपनी के रूप में 1707 तक। क्यों 1707 तक के इंडिया पे मुगल के सबसे पावरफुल आप देख सकते हैं औरंगजेब है यहाँ पे, है ना। 1707 में औरंगजेब का डेथ हो जाना, तो ये जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन की ओर, मुगल एम्पायर पतन की ओर हो जाएगा, और मुगल एम्पायर धीरे धीरे पतन करना स्टार्ट होगी। इसी चीज का फायदा उठाती है कंपनी की, नहीं अब जो मेन शासक था जिससे डर था वो तो गया। तो 1707 में आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या स्टार्ट किया, 1707 से लेके 1757 तक दे ट्राई टू बिकम किंग, राजा बनना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब कंपनी नहीं बन के ये चाहती है कि हम बन जाएं राजा, हम बन जाएं यहाँ के राजा। और 1707 से लेके लगभग 50 ईयर
ट्राई किया, कोशिश किया, हर एक चीज को जाना, हर एक वीकनेस को जाना, इंडिया के अंदर हर एक शासक को, हर एक रूलर को, हर एक प्रिंसेस को जाना कि क्या इनकी कमियां हैं, कैसे इनको तोड़ सकते हैं। और 1757 में वही हुआ। तो बैटल ऑफ पलासी, एंड बैटल ऑफ पलासी इज द डिसाइसिव बैटल, बैटल ऑफ पलासी इन 1757। फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये दो बैटल इतना मतलब कह सकते हैं कितना निर्णायक युद्ध की कंपनी के हाथों पूरा भारत कब्जा में। इस स्टार्टिंग में तो बंगाल ही कब्जा हुआ, लेकिन यही है जो गेट खोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में कब्जा का, कह सकते हैं कॉलोनी बनने का जो सिलसिला चालू हुआ, यही चालू हुआ बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, देन आपका इलाहाबाद की संधि। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ एक चीज लगा इलाहाबाद की संधि से, है ना। इलाहाबाद की संधि 1765 में एक चीज लगा हाथ, और वो लगा दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स, है ना, दीवानी हो गई, ठीक है। दीवानी राइट्स मतलब कहने का मतलब रेवेन्यू वाला काम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ये 3 एरिया का दीवानी अधिकार मिल चुका है, रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार हो चुका है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी शासक नहीं बनी है, उन्हें केवल रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार, मतलब खाली पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है ना। तो ये 1765 का दीवानी राइट्स जो हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार, धांधाधुन पैसा बंगाल से खींच रहा है, अलग अलग शासक को कठपुतली की तरह बना रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंजिंग होती गई। तब लगा बंगाल में कि नहीं, अब हमें बनना पड़ेगा नवाब, है ना। ये सारी चीजें होते रही, मतलब 1765 के बाद ये सारी चीज चालू हुआ। ओके, आप समझिएगा कि 1765 में जब रेवेन्यू आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ज्यादा रेवेन्यू आ रहा था। फिर 1765 के बाद 1770 के आसपास में एक ऐसा घटना घटा कि कंपनी कह रही है कि हम लोग कर्ज में हैं। ओके, तो यहां जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश में सरकार है, जो ब्रिटिश में जो क्राउन बैठी है, ब्रिटिश में जो महाराजा है, महारानी बैठी है, उनका कहना था कि अरे तुम्हारे ऊपर तुमको दीवानी राइट्स मिला है, तुम अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रही हो, तुम रेवेन्यू ले रहे हो, फिर कह रहे हो कि पैसा ही नहीं आ रहा है, हम गरीब हैं, हमें लोन दीजिए। लोन मांगा गया, तब जाके कहीं ना कहीं लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, है ना, कुछ तो गड़बड़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तब जाके आप समझिएगा बात को। यहां पर एक घटना घटी, और वो घटना था कि वहां पर जो पीएम थे उस समय, है ना, जो पीएम थे, है ना, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, शायद हाँ नॉर्थ ही नाम होगा, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ बुक कुछ करते, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाया, एक समिति बनाया, गोपनीय समिति, सेक्रेट, किसी को नहीं बताया, ठीक है, सेक्रेट कमेटी बताया, है ना, सेक्रेट कमेटी बनाया। और दिस सेक्रेट कमेटी ये जांच किया, चेक किया, इंडिया के अंदर चीजों को समझा कि अरे हो क्या रहा है। तब पाया कि देयर इज करप्शन है, भर के करप्शन है। कंपनी ऑफिसर अपने तरीके से मनमानी काम कर रहे हैं। दे आर इंडिविजुअल बिजनेस, वो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, मतलब वो अपना व्यक्तिगत व्यापार भी कर रहे हैं, करप्शन है, सब कुछ फैला है। और जब इतना सब कुछ फैला है, और तभी तो भाई लोन मांग रहा है, तब जाके नहीं, ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको करना पड़ेगा भैया रेगुलेट, इसको करना पड़ेगा बाबू, क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण। तभी जाके 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। पहली बार कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो एक्ट आया, इसका नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट, नियंत्रण कानून 1773। तो फर्स्ट एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम करना, जो है ये जो एक्ट आया, वो है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, ठीक है, फर्स्ट एक्ट। अब बात को समझिएगा। ओके, तो इस एक्ट के थ्रू सबसे पहला जो काम किया, समझिएगा बात को, ठीक है, हम सब समझाएंगे ध्यान से। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, जो भी यहां पे है, ये बंगाल, कौन सा है, बंगाल। पहले तो यहीं पे स्टार्ट किया उन्होंने। फिर इधर है आपका बॉम्बे, इधर है बॉम्बे, इधर आपका मद्रास। ओके, तो इन्होंने क्या किया इस एक्ट के थ्रू क्या किया कि जो बंगाल में जो गवर्नर बैठा है, जो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, तो वो चले गए थे। अभी 1773 का समय चल रहा है। तो बोला जो बंगाल का गवर्नर है, क्यों ना इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाए। क्यों, ऐसा थोड़ी किसी को पोस्ट का नाम चेंज कर देंगे, पोस्ट का नाम चेंज करेंगे मतलब तुमको हम पावर देंगे। पावर दिया कि बॉम्बे
एंड मद्रास के गवर्नर जनरल, सब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। मतलब कोई भी फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन करना है तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही काम करेंगे। एंड बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा एंड फर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कहलाए। तो पहली बार आप समझ सकते हैं पावर एक हाथों में, पावर का केंद्रीकरण, पावर जो है सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो सेंट्रलाइजेशन कुछ नहीं था, सेंट्रलाइजेशन क्या था आप समझिए कि पूरे तरीके से पावर को एक हाथों में लाना, एक हाथ में पावर को लाएंगे तभी हम कॉलोनी बना पाएंगे, तभी हम कहीं ना कहीं हम साम्राज्यवाद क्या बोले या हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक बना पाएंगे हम कहीं ना कहीं। तो ये सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत, पावर को एक हाथों में लाना। अभी हमारे पास क्या भाई, हमारी सरकार जो चल रही है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। हमें अलग अलग यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, मुख्यमंत्री भी अपना काम कर रहे, पीएम भी अपना काम कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा पावर भी केंद्रीकरण है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फर्स्ट स्टार्टेड इन 1773 का एक्ट, बातों को समझिएगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर जो था घूस, कोई घूस नहीं लेगा, कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा, कोई भी राजा महाराजा से कोई भी किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेगा, किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेगा। अच्छा, ये गवर्नर जनरल जो था अकेले तो काम करेगा नहीं, तो इसके लिए 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपका इस गवर्नर जनरल के लिए आया। और ठीक है, इसमें 4 सदस्य थे और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाया एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी परिषद। मींस गवर्नर जनरल जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को करेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ही में नहीं था, जितने भी कानून बनाने थे, मींस कि भारत के अंदर जितने भी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र के जितने भी कानून बन रहे थे, वो कानून कहीं ना कहीं बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, जो कलकत्ता काउंसिल कहलाया। कलकत्ता काउंसिल क्योंकि बंगाल में बैठते थे, तो जो कभी कभी कलकत्ता काउंसिल भी ध्यान में, कलकत्ता काउंसिल है ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के जब अधीन हो गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर रहे हैं ना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास 2 काम है, एक तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आज हमारे पीएम जो हैं वो दोनों काम करते हैं। वो है लेजिस्लेचर, क्योंकि वो एक तरह का एमपी है, वो एमपी हैं जिन्हें चुना गया, वो एक लेजिस्लेचर है, लेकिन वो काम करते हैं प्राइमरी, जो प्राइम मिनिस्टर का जो फंक्शन है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाला काम करते हैं, तो उनके पास डबल रोल है ना। उसी तरह से वो गवर्नर जनरल था, जो प्राइमरी फंक्शन था एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव। लेकिन उस समय की बात करेंगे 1773 के आसपास, उसके बाद भी जितने भी एक्ट आए, तो कहीं ना कहीं सरकार जो थी गवर्नर जनरल बनाना, उसके बाद फिर वायसराय धीरे धीरे बनाना, तो उनका जो मेन मकसद था वो था एग्जीक्यूटिव को मजबूत करने का काम था। तो उसमें एग्जीक्यूटिव सुपरमेसी था। अभी हमारे भारत में लेजिस्लेचर सुपरमेसी है ना, क्योंकि सबसे मेन जो आप देखेंगे तो पावरफुल विधायक का ही है। ओके, ये हुआ। अब हुआ कि बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का काम करना है ना, चेक एंड बैलेंस सब अपने तरीके से काम करेंगे, है ना। तो इसके लिए चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता है ना, फोर्ट विलियम है वही था। सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता 1774 में सर इलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश रहे, है ना, और भी थे, लेमिस्टर थे, हाइड था, है ना। तो सबसे जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में जो हुआ, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अब ये कंट्रोल कर रहा था, ये गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, है ना, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल का जो परिषद था, उसके ऊपर भी चेक करना, ये कोई भी काम कर रहा है उसके ऊपर भी सवाल उठा सकता था। एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो भी फंक्शंस थे ना, जो भी फंक्शन थे, जो भी व्यापारिक मामला, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज थे, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज थे, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो काम था, ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियंत्रक मंडल देखता था, ये नियंत्रक मंडल के ऊपर भी कंट्रोल था आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी सवाल उठा सकती थी, इसके काम के ऊपर, ये सारा चीजें चल रहा था। और पहली बार भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण मींस ये हुआ कि पहली बार कहीं ना कहीं ब्रिटिश का नियंत्रण हुआ भारतीय क्षेत्र पर, इन सारे आप समझ सकते हैं कि चीजों से। क्यों देख सकते हैं कि गवर्नर, ये सारे बॉम्बे था, मद्रास था, इन सबको गवर्नर बनाया, इस सब के अंदर गवर्नर था, ये सब बंगाल के। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के बाद, पहली बार भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपको देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक है, ये आपको ध्यान में, आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे आगे। एक चीज हुई कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये जो पावर इस्तेमाल कर रहे थे, वो चीजों को सही नहीं लगा, कंपनी को खटकी, कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी शासन को चलाने में। तो सबसे पहली बार एक कुछ ही समय, कुछ मतलब 4 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हिंदी में वही लिख देंगे 1781 में। ओके, 1781 में सेटलमेंट कुछ नहीं था, जो भी 1773 की जो कमियां थी, 1773 के रिलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ नहीं था, आप ये मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बोला कि ये लिमिट में रहो, है ना, आप रहो लिमिट में, इसके पावर्स को लिमिट किया। और पावर को लिमिट किया, बोला कि गवर्नर जनरल के जो काउंसिल होंगे, कोई भी काम करेंगे, कोई भी फंक्शंस करेंगे, ये आपके जुडिक्शंस में नहीं है ना। फिर बोला जो आपके कंपनी ऑफिशियल्स मींस बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, क्या कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, ये जो भी काम करेंगे, है ना, कमर्शियल एक्टिविटी कुछ भी, ये कोई भी काम करेंगे, ये नहीं है, ये आपकी जुडिक्शंस में नहीं है ना। हाँ, अब ये कहा गया कि जो कलकत्ता है, जो कलकत्ता के प्रोविंस, जो मान लीजिए कलकत्ता है ना, कलकत्ता के अंदर जितने भी केसेज हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट, जो आपके उसमें कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अंदर में सारे केसेस आएंगे। ये चीजें हुई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इज नथिंग बट क्या था, एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट कर दिया गया, है ना। जैसे आज हम लोग आर्टिकल 50 देखते हैं ना कि जुडिशियरी को सेपरेट किया गया एग्जीक्यूटिव से, वो है आपका आर्टिकल 50। उसी तरह से पहली बार एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी से अलग किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि जो झलक देख रहे हैं ना आप, झलक, ये सब झलक आप संविधान में देखते हैं, सब यही चीजें सीखे गए हैं ना। तो पहली बार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन 1781। ओके, इसके बाद एक एक्ट आएगा, वो एक्ट आएगा, कहां गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, ओके, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ओके समझिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट, एक सेकंड, ओके, उस समय विलियम पीट करके, विलियम यंगर करके, विलियम पीट थे पीएम, हाँ ना, पीएम ऑफ ब्रिटेन, है ना, इनके समय पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। अभी ये जो ब्रिटिश जो ये आया, ठीक है, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये क्या है, ये दो चीजें, है ना, ये दो चीजें आप समझिएगा बात को। हिंदी में नियंत्रक मंडल, ओके, नियंत्रक मंडल, ये हमारा हो गया निदेशक मंडल, है ना, निदेशक मंडल। तो कंपनी के कामों को थोड़ा सा चीजों को किया कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके लिए बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, इसमें इसका काम है केवल कमर्शियल एक्टिविटी को देखना। जितने भी व्यापारिक मामले हैं, जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, ये कंट्रोल करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारे मैटर्स को देखने वाला है, रेवेन्यू हो, ये सारे मैटर्स को देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पहली बार आप देख सकते हैं कि शक्ति को 2 भागों में बांटा गया। ये आप कह सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट, है ना, डायरकी एक तरह से समझ सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर डायरकी की बात की गई है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो सेपरेट बने और दोनों का काम अलग अलग, है ना, दोनों का काम अलग अलग। फिर है कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र मींस बोला कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन एरिया को कब्जा किया है, जिन एरिया को कब्जा किया है, जिन एरिया को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जीता है, ऑक्युपाई किया है, वो ऑल आर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्षेत्र। क्या हो गया, वो सब ये ब्रिटिश का हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बस हमने दिया है, एक मतलब कहते होता है ना कि आपको मैं ठीक है मेरा, लेकिन आप करिए कोई चीज करें। तो ये हुआ एज ए इंटरेस्ट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा गया मींस, और पूरे क्षेत्र में पहली बार ऑफिशियल रूप से बोला गया कि ये सारे क्षेत्र जो कंपनी के अधीन क्षेत्र है वो हमारा है, हमारा मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। इस बात को आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और हम समझेंगे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ओके,
और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में आपके 6 मेंबर थे, ठीक है, 6 मेंबर थे, ठीक है, 6 मेंबर थे, 6 काउंसलर थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिनका काम था जनरली पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, रेवेन्यू फंक्शन हो, मिलिट्री फंक्शन हो, इन चीजों को करना। साथ ही साथ ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इनके भी कार्ड्स को देखना, इनके भी कार्ड्स के ऊपर ध्यान रखना, नजर रखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, इन चीजों को समझिएगा। और थोड़ा सा यहां पे हम फिट्स इंडिया 1784 में क्या देखेंगे कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, जिसमें 4 मेंबर थे, उसमें 1 कम करके 3 कर दिए गए। अब 3 करने के पीछे कारण हुआ गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर। गवर्नर जनरल कोई भी काम करेगी तो काउंसिल्स की सहायता से करती थी, काउंसिल्स को समझते हुए करती थी। अब इनके पास ओवरराइड करने का पावर, ओवरराइड करने का, अपनी काउंसिल्स को ओवरराइड कर सकती है कोई भी। अब इसमें ओवरराइड करने का मतलब 3 है। अब कोई भी चीज बनाना, कोई भी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको 3 में 2 वोट चाहिए, है ना, 2 वोट चाहिए। तो अब 1 भी वोट, अगर अब ऐसे मान लेते हैं कि 2 वोट, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो था, है ना, उनको भी वोट देने का अधिकार है। तो कोई भी चीज के ऊपर गवर्नर जनरल जिसको वोट दे देगा वो सपोर्ट में हो जाएगा, है ना। 1 भी अगर है तो कहीं ना कहीं उस पर वो कहने का मतलब कि एक्ट बनाना है, कुछ बनाना हो तो हो सकता है। तो गवर्नर जनरल का पावर को थोड़ा सा बढ़ाया गया और गवर्नर जनरल काउंसिल्स के 4 मेंबर को 3 मेंबर कर दिया गया। इसको इसमें इतना ही ध्यान रखना, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। ओके, हम चलेंगे आगे आ गया 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट बार बार क्यों बोला? कंपनी को एक चार्टर दिया जा रहा है कि आप और 20 साल रहो, आप और रहो, इंडिया के ऊपर जितने भी क्षेत्र को आपने जीता उसके ऊपर आपका अधिकार और रहेगा, है, इंटरेस्ट ही रहेगा लेकिन आपको अधिकार रहेगा। तो चार्टर एक्ट 1793 20 ईयर एक्सटेंडेड, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में शासन कर रही है। अभी क्या कर रही है? भारत में कर रही है शासन। तो भारत में शासन कर रही है, साथ साथ भारत में जितने क्षेत्र है उन सब पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका कहीं ना कहीं आपका कब्जा है या नियंत्रण है ना, कंट्रोल है। तो ये अभी 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल और रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, उनका वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। तो सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यू सारी चीजों को देखती थी, उनके जो मेंबर्स थे उनके सैलरी को इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। इंडिया मतलब इंग्लैंड से सैलरी नहीं आएगा, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ऐसा है 1793 का चार्टर अधिनियम। साथ ही साथ गवर्नर जनरल के काउंसिल्स को, गवर्नर जनरल्स के पावर को और बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल कहीं भी, आप समझिए, गवर्नर जनरल कहीं भी, मतलब कहने का मतलब कोई भी ऑर्डर पास कर सकते थे अपने प्रेसिडेंसी पे या कोई भी क्षेत्र पे, है ना, ऑर्डर्स पास करते थे। ये सारे जो आप समझ सकते हैं ना कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल के पावर को और भी, कहने का मतलब है कि मजबूत किया गया, ठीक है। अपने काउंसिल्स को ओवरराइड कर सकती है, अपने काउंसिल्स के बात को नहीं मान सकते, ओवरराइड द काउंसिल, है ना, ये था। ओके, साथ ही साथ गवर्नर जनरल के द्वारा जो भी ऑर्डर्स है, जो भी रेगुलेशंस हुए उसको रिटेन और ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेट करके प्रिंट करके चीजों को दिखाया गया। मतलब धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो कानून है वो रिटन फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में चीजों को दिखना स्टार्ट हुआ, यहां से शुरुआत हुआ, है ना। जो लोकल राजाओं का लोकल जो राजा थे, लोकल जो किंग्स थे, प्रिंसेस थे, जो उनके जो इंडिविजुअल्स कानून थे वो अब नहीं काम कर रहे हैं, वो ये सारी चीजें काम कर रहे हैं। तो चार्टर एक्ट 1793 में थोड़ा सा पावर को ज्यादा किया गया, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो सैलरीज हैं वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1793 में आपको इतना चीजों को ध्यान में रखना है, सफिशिएंट है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। अब आएगा हमारा 1813, 20 साल मतलब 1813। अब 20 साल तो ठीक है, 20 साल तो बढ़ाया गया कंपनी के चार्टर्स को कि 20 साल और भी रहेगी भारत में। अब यहां पे कंपनी के जो अधिकार पत्र को 20 साल फिर से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं की, ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, ओके। लेकिन यहां पे व्यापारिक एकाधिकार कहने का मतलब क्या हुआ? जो 1600 में लेके चला था, 1600 में जो लेके चला था कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम ही को केवल दीजिए मोनोपोली, हम ही केवल करेंगे व्यापार इंडिया में,
कोई और कंपनी नहीं आएगी। लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं इतना ज्यादा भी इससे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इंग्लैंड में इतना ज्यादा भी पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के से नहीं आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया वहां की सरकार को चाहिए पैसा, उतना ज्यादा पैसा नहीं आ रही है। तो जितनी भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं इंग्लैंड में, वो डिमांड कर रही है कि मोनोपोली खत्म करिए, हम लोग को मोमौका दीजिए, हम अपने शेयर्स में हिस्सा देंगे, अपने शेयर्स में हिस्सा देंगे। तरह तरह की चीजें आ रही हैं। तब जाके जो ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली जो बहुत दिनों तक, वो खत्म किया गया। मींस कि एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया। मतलब अब कोई भी कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड वो इंडिया में आके व्यापार कर सकती है। तो सवाल आएगा कि व्यापारिक एकाधिकार को कब खत्म किया गया भारत में? तो 1813। कोई भी 1833 बोलेगा नहीं आंसर करेंगे, क्योंकि वो अलग चीज है। आप समझिए, भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, है ना, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। लेकिन एक चीज इसमें दिया गया कि ट्रेड टू चाइना, चाइना के साथ व्यापार करिए अगले 20 ईयर तक, कोई दिक्कत नहीं। चाइना के साथ व्यापार ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। चाइना के साथ जो चाय का व्यापार था, तो ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है चाइना के साथ, ये एक अधिकार को रखा गया। लेकिन भारत में व्यापारिक अधिकार को पूरे तरीके से इंड किया गया। इस चीज को आप लोग समझेंगे, है ना, इस चीज को आप लोग समझेंगे। साथ ही साथ जो ईसाई मिशनरीज थे, उनको प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, मतलब ईसाई मिशनरीज को उनको परमिशन मिला, वो आए, प्रचार प्रसार इंडिया में किए, है ना। फिर शिक्षा पे बोला गया कि जो एजुकेशन पे है हर साल 1 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा। पहली बार एजुकेशन के ऊपर हर साल 1 लाख रुपए खर्चा किया गया। जनरली यही थी जो ईसाई मिशनरीज के द्वारा जो भी मिशनरीज स्कूल्स खोले गए, है ना, जो भी चीजें चली, वो 1 लाख रुपए खर्चा करने का जो प्रावधान था, ये चार्टर एक्ट 1813 में आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं बात? अब हम लोग चलेंगे 1833 के अधिनियम के ऊपर, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट, जैसा कि बोला गया था कि 20 साल तक चाय वाला जो व्यापार है वो करेगी, अब उसको भी छीन लिया गया। और अब पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार इंडिया में तो पहले ही खत्म हो चुका है, और चाइना में ट्रेड मोनोपोली को अब खत्म किया गया ओवरऑल। ये 1833 के भारत शासन अधिनियम से। 1833 के भारत शासन अधिनियम में अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीयकरण चरण सीमा पे, सेंट्रलाइजेशन एट पीक, क्लाइमेक्स पे सेंट्रलाइजेशन, पावर को एक हाथों में जो करने का जो चल रहा था प्रचलन 1773 के एक्ट से, वो अब पूरे तरीके से है। कैसे कि ये जो काउंसिल्स था, है ना, आप कह सकते हैं कि कलकत्ता काउंसिल्स, और इधर बॉम्बे है, इधर आपका मद्रास है, इन सब का जो लेजिस्लेटिव पावर था, है ना, लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियां थी, वो पूर्ण रूप से छीन ली गई। और ये सारे कलकत्ता काउंसिल्स के अंदर चला गया, कलकत्ता काउंसिल्स के अंदर चला गया, कलकत्ता काउंसिल्स के अंदर चला गया। मींस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है पहले गवर्नर जनरल भारत के बने। अभी पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला, तो इस गवर्नर जनरल हैज पावर टू लेजिस्लेट होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। मींस कि जितना भी ब्रिटिश का जो क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र पे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास हो गया। विधायी करने का, विधायक मींस लेजिस्लेटिव पावर पूरे तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर चला गया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट बोला गया, एक्ट बोला गया। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मींस गवर्नर जनरल के पास अनलिमिटेड पावर है, ओके। फिर इसने क्या किया, जितने भी दुनिया भर के लॉज थे, है ना, मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज, है ना, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिटिश के भी लॉज थे, है ना, ब्रिटिश के भी लॉज थे, सारे लॉ को यूनिफाई किया गया, सारे कोडिफाई किया गया, यूनिफाई किया गया। सारे नियम कानून को कोडिफाई और यूनिफाई किया गया, है ना। जैसे कि अब सीआरपीसी देखते हैं, इस तरह से चीजें बनाई गई ना, सीआरपीसी इस तरह की चीजें जो है, ये सारे एक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि बने, है ना। तो सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज थे, क्योंकि एक सर्वे कराया तो देखा कि इंडिया में बहुत तरह के लॉज है ना, इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ है जो कहीं ना कहीं सही तरीके से चीजें नहीं है। तो सारे लॉ को मतलब यूनिफाई और कोडिफाई किया गया, जैसे सीआरपीसी आप देखते हैं, और ये सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है।
मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियां छीनने की, जो मैंने अभी बताया, और गवर्नर जनरल के पास अनलिमिटेड पावर। फिर एक और मेंबर ऐड किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल्स में, और वो था लॉ कमीशन, या लॉ कमीशन बोलना कह सकते हैं, विधि आयोग का स्थापना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, विधि आयोग का कह सकते हैं गठन किया गया। मींस गवर्नर जनरल के काउंसिल्स में एक न्यू मेंबर आया, और वो न्यू मेंबर था लॉ को लेके, जो भी कानून थे भारत में उन चीज को सही करने के लिए एक लॉ, आप कह सकते हैं लॉ मेंबर के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। मींस वन मोर मेंबर टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस बात जो कि लॉ मेंबर था, और वो लॉर्ड मैकाले थे, है ना। और इन्हीं की अध्यक्षता में आप देख सकते हैं कि बाद में शिक्षा को लेके भी कहीं ना कहीं, है ना, मैकाले मिनट आएगा, तो आप इस चीज को आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं एंग्लिस्टिक अप्रोच के थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा ही देना है, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया गया है ना, मतलब कहने का मतलब कुछ लोगों को पढ़ा दिया जाए और वही जाके फिर आगे धीरे धीरे नीचे वाले लोगों को पढ़ाएंगे, समझ रहे बात को। तो ये हुआ। अब गवर्नर जनरल जो था वो, अब मतलब जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसका काम था कि पूरे जो आपके सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं कंपनी के, उनको कंट्रोल करना, सुपरिटेंड करना, डायरेक्ट करना, साथ ही साथ जो आपका बॉम्बे है, बंगाल है, सॉरी जो आपका मद्रास जो है ना, उनको भी देखना है ना, बॉम्बे मद्रास के गवर्नर जनरल को भी, चीजों को आपको देखना। तो ये सारी चीजें आपको 1833 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलेगा। और इसमें एक चीज जो आया था, आप समझिएगा, ओपन एग्जाम की बात की गई कि मुख्य पदों पे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप चीजों को समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के अधिनियम के थ्रू मात्र एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आप एक कोई भी आप उस तरह का कंपनी नहीं है जो व्यापार करेगी। आप पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन चुकी है और इन ट्रस्ट बना दिया आपको। भारत का जितना भी जो क्षेत्र जो है कंपनी का ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला गया, उसको एज ए इन ट्रस्ट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा गया कि हम तुमको रखते हैं, तुम मालिक हो, ठीक है, लेकिन मेन हमारा मतलब सारा जो क्षेत्र है हमारे अंदर है, तुम एज ए इन ट्रस्ट के रूप में आपको रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो सारी चीजें हुई है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी कहां बना? 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में आपको ये सारे चीजें रखने हैं, ठीक है। अब जितने भी एक्ट बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे, उसको एक्ट ही बोला जाएगा, है ना। इसलिए आप देखते हैं कि इसके पहले सती प्रथा आया है ना, सती प्रथा जो रेगुलेशन 70 रेगुलेशन कहलाया था ना, रेगुलेशन 70। इसके बाद जो भी आएंगे वो कहलाएगा एक्ट। क्या कहलाएगा? एक्ट कहलाएगा। आप आगे देखेंगे सारे एक्ट कहलाएंगे। तो ये है 1833 का भारत शासन अधिनियम। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है। ओपन एग्जाम मतलब कहने का मतलब हुआ कि कंपनी के प्रमुख पदों पे या मिलिट्री हो, है ना, मिलिट्री हो या एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रमुख पद है, उस पे ओपन एग्जाम के थ्रू लोग बैठेंगे। में सारे इंडियंस हो या ब्रिटिश हो, सारे के लिए एग्जाम्स की व्यवस्था की गई, सिविल सर्विस की व्यवस्था की गई। बट इसका बहुत जबरदस्त रूप से अपोज हुआ। मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ने इसको बहुत बुरी तरह, मतलब कहने का तो बहुत ज्यादा अपोज किया गया और ये नहीं हो पाया। मीन्स जो ओपन एग्जाम का सपना था कि हम कंपनी के प्रमुख पदों पे ओपन एग्जाम के थ्रू भारतीयों को भी बैठाएंगे, वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी ऑफिसर्स के द्वारा ये नहीं हो पाया 1833 के भारत शासन अधिनियम में, या सॉरी चार्टर एक्ट में, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में। ओके, अब हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। ये स्लाइड आप देख सकते हैं, इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। 1773 में, 1813 में प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप समझ लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए क्या क्या चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे आगे 1853 का शासन जो आपका चार्टर एक्ट था। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम को सबसे जो मेन चीजें है ना, हम समझेंगे पहले। इसको बोला गया अंतिम चार्टर एक्ट। वाई दिस इज कॉल्ड अंतिम चार्टर एक्ट? क्यों बोला गया इसको अंतिम चार्टर एक्ट?
अब देखो जैसा कि कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूर्ण तरीके से जो ब्रिटिश नियंत्रण हो चुका है, हर एक तरह से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं लगा कि हमें हर 20 साल के बाद, हर 20 ईयर के बाद हमें चार्टर रिवाइज करना चाहिए। तो क्या इंडेफिनिट कंट्रोल दे दिया कि अब भारत के अंदर जितना भी टेरिटरी है ब्रिटिश का, उसको इन ट्रस्ट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं कि मालिक है ना, इंटरेस्ट के रूप में। मतलब चार्टर्स का कोई रिवाइज की बार बार जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि 1853 से पहले ये जो कंडीशन देखेंगे, राजा राम मोहन राय है ना, मद्रास जो आपका सभा था है ना, बॉम्बे नेटिव जो सभा था, इनके द्वारा पिटिशंस डाले गए है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हटाए, बट नहीं हटाया गया। फिर 1833 के बाद जो 53 में जो चार्टर आया है ना, तो पहला जो चीजें आपको ये इंडेफिनिट दे दिया गया इंटरेस्ट, मतलब आप निश्चित समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो एज ए इंटरेस्ट के रूप में भारतीय जो क्षेत्र है जिसपे ब्रिटिश का कब्जा है, इंटरेस्ट के रूप में उस पर उसका शासन रहेगा, उसका ये मतलब ये सरकारें चलाएंगी है ना। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इसको पहले साइड में रखिए। जो कॉर्पोरेटेड एग्जाम था ना, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हालांकि चाह रही थी कमजोर करना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो कमजोर क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि इसका जो ब्यूरोक्रेसी था वो बहुत पावरफुल था, और ब्यूरोक्रेसी में जो मेन पद पे जो लोग थे वो प्योरली रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका आप कहते हैं लॉयल्टी है ना, पूरा वफादार है। तो जब तक ब्यूरोक्रेसी कमजोर नहीं होगा तो उस सिस्टम को तोड़ नहीं सकते हैं। तो कैसे मजबूत था कि जैसे मैंने बोला कि 1833 में एग्जाम, ओपन एग्जाम की बात की, उसका विरोध हुआ, नहीं हुआ एग्जाम है ना। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज है ना, ये दो तरह के एग्जाम होते थे, ठीक है, दो तरह के, एक तो था लोअर सिविल सर्विसेज एग्जाम और एक था हायर सिविल सर्विसेज एग्जाम को बोलते थे कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब हालांकि जो आप ध्यान में रखिएगा, जो इसके पहले सिस्टम था, एक कॉलेज था हेल्सबरी कॉलेज में अगर कोई एडमिशन है, किसी यहां से जो भी आदमी ग्रेजुएट हो जाएगा, वो इंडिया में गवर्नर या अलग अलग ऑफिस पोस्ट पे आ सकते हैं, अब ये हेल्सबरी कॉलेज में सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे? नहीं, इसमें जिसको भी एडमिशन चाहिए उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना। स्कॉलरशिप आप बोल सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप है, जो भी चीज है ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको चाहेगी उसको देगी फेलोशिप, है ना, उसको फेलोशिप देगी और वही इसमें पढ़ेगा। अब तुमको फेलोशिप दिया, तुमको भाई एक सिविल सर्वेंट बना रहा है, तो जाहिर सी बात है तुम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रति लॉयल हो गए, है ना। तो इसको तोड़ पाना मुश्किल था, इसलिए कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ओपन एग्जाम लाया। ओपन एग्जाम, अब कोई भी भारतीय हो या ब्रिटिश हो वो एग्जाम में बैठ सकते हैं और अलग अलग पोस्टों पे बैठ सकते हैं। तो इससे धीरे धीरे कमर टूटा, इस बात को ध्यान में रखें। पहली बार खुली प्रतियोगिता, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि पृथक विधायी परिषद और केंद्रीय विधायी परिषद। अब इस चीज को समझिएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम में सेपरेट किया गया पहले गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काम को और लेजिस्लेचर काम को। कैसे सेपरेट किया गया कि गवर्नर जनरल दोनों काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काम भी कर रहा है और लेजिस्लेचर काम भी कर रहा है। अब थोड़ा सा सेपरेट क्या किया गया, यहां पे कुछ हुआ नहीं। यहां पे क्या हुआ कि एक आप कह सकते हैं कि 12 सदस्यीय कमिटी या 12 सदस्यीय एक बॉडी बना, जिसको हालांकि मिनी पार्लियामेंट बना, है ना, और उसका नाम केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम हुआ। उसका काम था विधि बनाना। हाँ, ये जो भी विधि बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, उस कानून को बिना गवर्नर जनरल के आदेश से, बिना गवर्नर जनरल के आप कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि प्रेसिडेंट के साइन से, इसके बिना कानून नहीं बन सकता था। मींस की बीटो पावर, गवर्नर जनरल है, बीटो पावर था और बहुत खतरनाक बीटो पावर था, मतलब हटा सकता था। लेकिन एक कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रूल बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर करे 12 सदस्यीय आप कहने का मतलब एक टीम बना, जिसमें आपके 4 तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे, मतलब यही
गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था उसके 4 मेंबर इसमें हो गए। एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर, एक कमांडर इन चीफ सेनापति है ना, जो कमांडर इन चीफ इसमें शामिल था, है ना, तो 5 हो गया। ओके, और ध्यान रखिएगा ओके, उसके अलावा 6 जो मेंबर होंगे, 6 मेंबर जो होंगे वो प्रोविंस है ना, जो प्रांत था ना, जो प्रांत था वहां से 6 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे, है ना। एक तो गवर्नर जनरल काउंसिल खुद गवर्नर जनरल हो गया, तो कितना हो गया 4 1 5 6 6 12 मेंबर्स, तो 12 मेंबर जो नॉमिनेट हो रहे थे इलेक्शंस के थ्रू, नॉमिनेट के थ्रू हो रहे थे, और कुछ जो है एक्स ऑफिशियो मींस कि ऑलरेडी वो मतलब कहने का मतलब गवर्नर जनरल के काउंसिल में है तो ऑलरेडी वो केंद्रीय विधान परिषद में होंगे और इनका काम है विधि बनाना। इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप समझिए। लेकिन चीजें सही से नहीं चली, ऐसा अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको यार लेफ्ट टाइम मिल चुका है कि तुम भैया इंटरेस्ट के रूप में रहो, लेकिन 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी गलती था, जो भी चीजें था, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन को नहीं लगा सही, तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन को छीना जाएगा और वो आपको देखने को मिलेगा इन एक्ट ऑफ 1858। तो अब 1858 से लेके हम 1947 तक का जो एक्ट पढ़ेंगे उसे हम बोलेंगे ताज का शासन, मींस क्राउन रूल। क्राउन रूल आप देख सकते हैं, और इसके बाद जितने भी एक्ट आएंगे वो इंडियन गवर्निंग एक्ट कहलाएंगे या इंडियन काउंसिल एक्ट कहलाएंगे। इंडियन गवर्निंग एक्ट ऑफ 1858 जो कि हमारा बीपीएससी 68 में पूछा जा चुका है ना, 68 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण था इसलिए पूछा, है ना। इसमें शब्द लिखे जा सकते हैं सब अच्छे तरीके से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को समझेंगे बेहतरीन तरीके से, है ना, सभी इस तरीके से समझेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या था। ओके, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ओके, हालांकि आप चीजों को समझिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला गया। क्यों एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया? क्या इसके पहले जो भी एक्ट आए क्या वो बैड था, बैड गवर्नमेंट था, बैड गवर्नेंस था? क्या ये गुड गवर्नमेंट क्यों कहला? ब्रिटिश इतने आप कह सकते हैं कि मूर्ख तो है नहीं कि अपने ही एक्ट को गुड गवर्नमेंट लिखेगा, पहले वाला एक्ट वो बेकार बताएगा। नहीं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट का मतलब समझाया उन्होंने कि वी आर गिविंग यू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हमें आपको उत्तरदायित्व सरकार दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कैसे भाई? हम आपको उत्तरदायित्व सरकार दे रहे हैं, कैसे उत्तरदायित्व सरकार दे रहे हैं? इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूंगा और मैं आपको समझाऊंगा। कहा कि हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसराय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाइसराय बोलेंगे। एंड वाइसराय इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था आपका वाइसराय, एंड द लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। बात को समझिएगा कि जो वाइसराय है, जो आपका लॉर्ड कैनिंग है, मतलब एक वाइसराय पोस्ट लाया, ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आंसरेबल टू ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है ना, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। फिर बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ? उसने एक नया पोस्ट क्रिएट किया और उसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु कंट्रोल द इंडियन अफेयर्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था भारतीय मामलों को देखना, जैसे क्या होता है विदेश मंत्री, है ना, विदेश मंत्री। उसी तरह से एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव बोला गया, और इसका काम वही था भारतीय मामलों को देखना। ये ब्रिटेन में बैठ रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मंत्री है, और ये इसके लिए एक सदस्य 15 मेंबर का सलाहकारीय मतलब बॉडी बोल सकते संस्था, मींस 15 मेंबर्स हैं इसके हेल्प के लिए। 15 मेंबर, 50 मेंबर बॉडी है जो कि आपको सलाह देंगी, है ना, जो कि आपको सलाह देगा किसको? आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। बात को समझिएगा, ये 15 मेंबर बॉडी इसके हेल्प के लिए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदमी, कोई भी काम करेगा आंसरेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट,
आंसरेबल या उत्तरदायित्व हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व है। कोई भी काम, अगर मान लेते कि वाइसरॉय कोई काम करता है, इसको देखेगा 50 मेंबर बॉडी, और इस चीज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देख रहा है, इस चीज को आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रहा है, और क्राउन तो आपके वाइसरॉय को देख ही रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। कोई भी कोई काम करेगा, इसने बोला कि क्या, मतलब बताने की कोशिश किया गया कि जो आपके ऊपर मुगलों ने शासन किया, क्या मुगलों ने कुछ भी चीजें बनाई है, कुछ भी खर्चा किया, क्या उसका हिसाब ले सकते थे? क्या उसे पूछ सकते थे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था। मैं आपको दे रहा हूं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसलिए बोला एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कि 1858 का एक्ट बोला जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ओके, तो इसके बारे में लिखेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट न्यू पोस्ट क्रिएटेड, जिसके लिए काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड थे, जो काउंसिल ऑफ इंडिया में 15 मेंबर बॉडी था, 50 मेंबर एडवाइजरी बॉडी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, उसके हेड बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओके। फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया ने बोला कि अब मैं ब्रिटिश की महारानी हूं, है ना, ब्रिटिश की महारानी हूं। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश की महारानी के ऊपर, सॉरी, ब्रिटिश के महारानी के रूप में क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को यह किया, और जो भी चीजें बनेंगी, जो भी चीजें होंगी, वो ब्रिटिश महारानी मिस ब्रिटिश के अंदर में चीजें होंगी, कोई भी एक्ट हो, सारे चीजें। फिर इसने डायरकी जो लगा हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोले ये सब चीजों का मतलब ही नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये जो पोस्ट ऑफ 1784 में देखे थे ना, 1784 में, इसको खत्म कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ जो मुगल, क्योंकि आपने देखा कि 1857 में मुगल बहादुर शाह जफर ने सपोर्ट किया था, तो मुगल डायनेस्टी या मुगल पद, मुगल डायनेस्टी या मुगल डायनेस्टी बोल सकते हैं ना, इसके पद को खत्म किया गया कि कोई मुगल नहीं है, कोई राजा नहीं, इस तरह का सिस्टम है ना। तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो 1858 तक के कवर हो गया, ठीक है। 1858 के बारे में लिखने के लिए आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना, हर एक चीज के फंक्शंस को बताना है, इसके अंदर जो भी चीजें हुई उन हर एक चीजों को बताना, ठीक है। 1858 का जो भारत शासन, सॉरी 1858 जो भारत शासन अधिनियम था, कि उसमें लिखना है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हेड कर रहा था, काउंसिल ऑफ इंडिया था जो डायरेक्टली हर एक चीजों को देख रही थी, काउंसिल ऑफ इंडिया हर एक चीजों को सुपरिटेंड कर रही थी भारत के अंदर, जो भी रेवेन्यू वाला चीजें हो, कुछ भी चीजें हो, मिलिट्री चीजें हो, सब चीजों को कर रही थी, और वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, ओके। तो आप लोग यहां तक क्लियर हो गए, ठीक है, ओके। अब आगे है 1861 और 1892। तो अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो लंबा होगा तो फिर आप लोग भी नहीं देखेंगे, मुझे पता है, ओके। छोटा वीडियो ही आएगा, लेकिन इसको वीडियो कल ही लाएंगे, मैं तो कहने का मतलब कि तुरंत आएगा, है ना। इसको वीडियो को मैं कल ही रिकॉर्ड करूंगा, और कल ही 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935, इतना मैं चाहूंगा कल के वीडियो में कवर हो जाए। 2 वीडियो में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर हम जो भी आगे जो फिर चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, हालांकि मैंने हर एक चीज को समझाया अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, कोई ऐसा टर्म नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खाली आपका एक ही काम है कि आप चीजों को शेयर करिए, जो वीकली टारगेट है उसको फॉलो करिए, अगर अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं 70 बीपीएससी में मैं नहीं दूंगा, 71 दूंगा, तो फिर भी 70 बीपीएससी के जो टारगेट्स उसको फॉलो करिए। अगर उस 70 बीपीएससी के टारगेट्स को फॉलो करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, या जितने भी XYZ एग्जाम्स हो, उसका जीएस पे तो अच्छा पकड़ हो जाएगा आपका, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।